अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हम हस्तक्षेप पर चर्चा कर रहे थे। पिछले भाग में अंत में जब हमारी बात समाप्त हुई थी तो मैंने आपसे एक बात की थी कि परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है उसके अंतर्गत हस्तक्षेप के कई आधार हैं। जैसे कुछ आधारों की अपन ने एक बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की थी, मुख्य मुख्य बिंदुओं की बात मैंने की थी, जैसे आत्मरक्षा तथा आत्म संरक्षण, मानवता के आधार, संधि अधिकारों को लागू करने के लिए हस्तक्षेप करना, मतलब आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप है, मानवता के आधार पर हस्तक्षेप है, संधि अधिकारों को लागू करने के लिए हस्तक्षेप है। ये मतलब आधार है एक तरह से। जैसे अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए फिर किया जाने वाला हस्तक्षेप है। शक्ति का संतुलन, ये भी एक आधार है हस्तक्षेप करने का। व्यक्तियों तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी एक आधार हो सकता है हस्तक्षेप का। एक सामूहिक हस्तक्षेप भी हो सकता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा के लिए भी हस्तक्षेप, ये भी एक आधार है। गृह युद्ध हो रहा हो वहाँ भी हस्तक्षेप हो सकता है। तो ये कई आधार हैं और इन आधारों को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों ने काफ़ी प्रभावित किया है और इनमें से कई अवैध भी हो गए हैं, मतलब वो वैध नहीं है। ये जो अपन ने ऊपर बात की है, कुछ अभी मैंने पॉइंट बताए हैं आपको हस्तक्षेप के। इन आधारों में से कुछ आधार, जैसे संधि अधिकारों को लागू करने के लिए हस्तक्षेप, ध्यान से सुने मेरी बात को कि ये जो अभी अपन ने काफ़ी ऊपर जो 8-9 से अधिक हस्तक्षेप की बात की है, तो इनमें से कुछ आधार हस्तक्षेप के, जैसे एक तो संधि अधिकारों को लागू करने के लिए हस्तक्षेप, एक अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्तक्षेप, एक शक्ति का संतुलन, एक आधार हस्तक्षेप का, और एक व्यक्तियों तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा का, और एक अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा हेतु किया जाने वाला हस्तक्षेप। तो ये जो हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसकी उपस्थिति में पूर्ण रूप से अवैध हो गए हैं। मानवता के आधार पर भी एक राज्य दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी प्रकार सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र भी इस आधार पर राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु इसका एक अपवाद है। अध्याय 7 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद ये निर्णय लेती है कि किसी राज्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को खतरा है तो संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही कर सकता है। और यहाँ कई आधार वर्तमान समय में वैध हैं। तो हम 4 जो आधार हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि वैध है। एक तो आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप, एक मानवता के आधार पर हस्तक्षेप, एक सामूहिक हस्तक्षेप और एक गृह युद्ध में हस्तक्षेप। यानी ये जो हैं ये वर्तमान समय में भी वैध है। कौन कौन से? आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप, मानवता के आधार पर हस्तक्षेप, सामूहिक हस्तक्षेप और गृह युद्ध में हस्तक्षेप। ठीक है। तो अब राज्यों के लिए केवल प्रथम आधार उपलब्ध, प्रथम का मतलब जो आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप, यानी ये राज्यों के लिए केवल ये उपलब्ध है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के लिए जो बाकी के 3 हैं वो उपलब्ध हैं। बाकी के 3 कौन से थे? मानवता के आधार पर, सामूहिक वाला और गृह युद्ध में। इन वैध आधारों की हम थोड़ी थोड़ी अगर अलग अलग चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करें आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप, यानी सेल्फ डिफेंस की हम बात करते हैं। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि में ये आधार आत्मरक्षा तथा आत्म संरक्षण का आधार कहलाता था, जिसको मैंने ये भी कहा था कि ये वैध नहीं है। आत्मरक्षा और आत्म संरक्षण का आधार कहलाता था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अपनाने के पश्चात ये आधार केवल आत्मरक्षा का अधिकार रह गया है, तो यहाँ ये वैध है। यानी परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो बहुत सारे मैंने बताए थे उसमें से ये भी कहा था कि अवैध हो गए ये काफ़ी सारे। तो उसकी हम बात करें तो उस परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो ये आधार था इसका नाम था आत्मरक्षा और आत्म संरक्षण, ये आधार था। परंतु चार्टर जो अपना लिया गया यूएनओ का, तो उसके बाद में केवल आत्मरक्षा का अधिकार रह गया। आत्मरक्षा की अपेक्षा आत्म संरक्षण का अधिकार बड़ा ही व्यापक है।
इसके अंतर्गत इस आधार पर भी हस्तक्षेप किया जा सकता है कि कोई अन्य राज्य आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, यानी आत्म आक्रमण किया नहीं पर तैयारी कर रहा है, यानी आत्म संरक्षण की बात होगी। इसके अतिरिक्त आत्म संरक्षण के किसी अन्य वैध कारण के आधार पर भी हस्तक्षेप किया जा सकता था। इस प्रकार बहुत व्यापक आधार था, परंतु आत्मरक्षा का अधिकार बड़ा ही सीमित है। चार्टर का अनुच्छेद 51 है, उसमें इस अधिकार के प्रयोग की कई परिसीमाएं वर्णित की गई हैं, यानी उस पर कुछ है, लिमिटेशन है। किसी राज्य को अपने आत्मरक्षा हेतु दूसरे राज्य के आंतरिक या बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। प्रोफेसर ओपेनहाइम ने कहा है कि आत्मरक्षा के संबंध में शक्ति का प्रयोग तभी उचित ठहराया जा सकता है जबकि वह आत्म संरक्षण के लिए आवश्यक है। इस संबंध में कैरोलिन के वाद में 1841 की बात है, कैरोलिन के वाद में अमेरिका के सचिव वेबस्टर ने महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया। इसके अनुसार शक्ति का प्रयोग तभी उचित होगा जबकि आत्मरक्षा की आवश्यकता शीघ्र, प्रबल तथा ऐसी आवश्यकता हो जिसमें संबंधित राज्य के पास कोई और उपाय न हो तथा उसमें निर्णय लेने का भी कोई लक्षण उपलब्ध न हो। इस वाद में कुछ क्रांतिकारी कनाडा की सरकार को उलटना चाहते थे, जो ब्रिटिश उपनिवेश था, मैं ब्रिटिश उपनिवेश की कनाडा की बात कर रहा हूँ, तो उसको उलटना चाहते थे। इन क्रांतिकारियों को न्यागरा नदी के उस पार यानी अमेरिकी क्षेत्र से शस्त्र तथा मनुष्यों को भेजने का कार्य किया जा रहा था। विरोध करने पर भी जब अमेरिका ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ब्रिटिश सैनिकों ने नदी पार करके कैरोलिन नामक जहाज को पकड़ लिया और उसमें आग लगाकर जलप्रपात की ओर बहता हुआ छोड़ दिया। ये सब अमेरिकी क्षेत्र में किया गया। ब्रिटेन का कहना है कि ऐसा करना आत्मरक्षा के लिए आवश्यक था, परंतु अमेरिकी मंत्री वेबस्टर का कहना था कि आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप बहुत ही सीमित अधिकार है तथा उसके औचित्य के लिए उन्होंने उपयुक्त वर्णित मापदंड रखा। उक्त हस्तक्षेप रात्रि में किया गया था। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को यह सिद्ध करना था कि उक्त कार्य के लिए दिन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी, कि केवल जहाज को पकड़ना यथेष्ट नहीं हो सकता था। आवश्यकता वर्तमान तथा ऐसी थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि निशस्त्र लोगों को मारना तथा अन्य लोगों को घायल करना तथा तत्पश्चात जहाज को जलाकर जलप्रपात की ओर बहते छोड़ देना आदि ऐसे कार्य किए जाना कदापि आवश्यक नहीं था। अमेरिका के अनुसार उक्त कार्य आवश्यक नहीं थे। ब्रिटेन उक्त मापदंड के अनुसार अपने कार्य तथा हस्तक्षेप के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सका और उसे लास्ट में खेद प्रकट करना पड़ा। 1946 में न्यूरेमबर्ग न्यायाधिकरण ने उपर्युक्त सिद्धांत को उचित तथा वैध माना। कैरोलिन वाद में प्रतिपादित नियम का अनुमोदन कारफू चैनल वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी कर दिया। कारफू चैनल वाद के कुछ तथ्य हैं, उनकी हम बात करें। उत्तरी कारफू चैनल अल्बानिया तथा ग्रीस के बीच स्थित है। उत्तरी कारफू चैनल अल्बानिया तथा ग्रीस के बीच स्थित है। इसका कुछ भाग अल्बानिया की सामुद्रिक पेटी के अंतर्गत है। मई 1946 के पूर्व ब्रिटिश जहाज़ों ने इसके विस्फोटक पदार्थों को हटाकर ये देख लिया था कि ये जहाज़ों के गुजरने के लिए सुरक्षित है। उसी मास कुछ ब्रिटिश जहाज़ों पर अल्बानिया के क्षेत्र में गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी के फलस्वरूप ब्रिटिश जहाज़ को हानि पहुंची। इसके अतिरिक्त कुछ समय पश्चात अल्बानिया के क्षेत्रीय जल यानी समुद्रिक पेटी से गुजरते हुए कुछ ब्रिटिश जहाज़ों को विस्फोटक पदार्थों से हानि हुई और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश जहाज़ों ने कारफू चैनल के विस्फोटक पदार्थों को अल्बानिया की सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना ही हटा दिया। अल्बानिया ने इसका विरोध किया और कहा कि ये उसकी क्षेत्रीय प्रभुसत्ता का उल्लंघन है। ब्रिटेन ने कारफू चैनल में विस्फोटक पदार्थ से क्षति होने के कारण ये मामला सुरक्षा परिषद में उठाया। सुरक्षा परिषद ने अल्बानिया तथा ब्रिटेन को सलाह दी कि ये मसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय द्वारा हल हो जाए। प्रारंभ में अल्बानिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विषय में आपत्ति उठाई। न्यायालय ने इस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। अंत में ब्रिटेन और अल्बानिया ने मामला न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। ब्रिटेन तथा अल्बानिया ने अपने समझौते द्वारा निम्नलिखित 2 प्रश्न न्यायालय में निर्णय के लिए रखे।
दो प्रश्न कौन से? पहला, क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अल्बानिया अपनी सामुद्रिक पेटी में होने वाले विस्फोटकों के लिए उत्तरदायी है और वह इसके फलस्वरूप क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है? तथा दूसरा क्या रखा प्रश्न न्यायालय ने निर्णय में? क्या ब्रिटेन ने अल्बानिया की आज्ञा के बिना अल्बानिया की सामुद्रिक पेटी में होने वाले विस्फोटक पदार्थों को हटाकर क्या अल्बानिया की क्षेत्रीय प्रभुसत्ता का उल्लंघन किया? न्यायालय ने प्रथम प्रश्न का उत्तर ब्रिटेन के पक्ष में दिया, दूसरे प्रश्न का उत्तर न्यायालय ने अल्बानिया के पक्ष में दिया। अल्बानिया ने जो विस्फोटक पदार्थ अपने क्षेत्रीय जल में बिछाए थे उसकी सूचना उसे ब्रिटेन आदि राज्यों को देनी चाहिए थी। अल्बानिया ने ब्रिटेन के युद्धपोतों को इस प्रकार की चेतावनी नहीं दी। इसके अतिरिक्त अल्बानिया ने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया जिसके द्वारा युद्धपोतों को होने वाली क्षति को रोका जा सके। अतः अल्बानिया ने इस प्रकार की अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अल्बानिया विस्फोटक पदार्थ से होने वाली क्षति तथा व्यक्तियों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था तथा उसे इसके लिए क्षतिपूर्ति देना होगा। न्यायालय ने कहा कि उत्तरी कारफू चैनल को एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग की श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिसके द्वारा मार्ग को शांति के समय अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्येक देश का ये कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के जलीय प्रदेश को सुरक्षित रखे। यदि इस प्रकार का जलीय क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो संबंधित तटीय राज्य का कर्तव्य है कि वह गुजरने वाले जहाज़ों को इसकी चेतावनी दे। शांति के समय ऐसे जलीय प्रदेशों से युद्धपोतों का गुजरना संबंधित तटीय राज्य की प्रभुसत्ता का उल्लंघन नहीं होता है। अतः ब्रिटेन के युद्धपोतों के गुजरने से अल्बानिया की प्रभुसत्ता का उल्लंघन नहीं हुआ, परंतु संबंधित तटीय राज्य की अनुमति के बिना ऐसे जलीय क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ हटाना राज्य की प्रभुसत्ता का उल्लंघन है। अतः ब्रिटेन ने अल्बानिया सरकार की अनुमति के बिना अल्बानिया के जलीय क्षेत्र से विस्फोटक पदार्थ हटाकर अल्बानिया की प्रभुसत्ता का उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कैरोलिन वाद में प्रतिपादित नियम का भी अनुमोदन कर दिया। अब इसी में हम आगे बात करें तो वर्तमान समय में आत्मरक्षा का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में प्रतिपादित किया गया है। ये बात ध्यान रखने वाली है। यानी वर्तमान समय में आत्मरक्षा का जो सिद्धांत है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार राज्य को व्यक्तिगत या सामूहिक रक्षा का अधिकार है यदि उस पर पहले हमला हुआ है। इसके अतिरिक्त ये अधिकार तभी तक रहता है जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। अनुच्छेद 51 में ये भी निर्देशित है कि राज्य द्वारा ऐसी कार्रवाई सुरक्षा परिषद की विश्व शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के अधिकार तथा जिम्मेदारी को प्रभावित नहीं करती। तो ये उपयुक्त जो बातें हैं इनसे स्पष्ट होता है कि आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब इसके पूर्व सशस्त्र अतिक्रमण हुआ है। केवल इस आधार पर अतिक्रमण होने की आशंका है अथवा पड़ोसी राज्य अतिक्रमण करने हेतु सेना एकत्रित कर रहा है, आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी राज्य में दमनकारी सरकार को हटाने या प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए भी आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने ग्रेनाडा तथा निकारागुआ में हस्तक्षेप के संबंध में आधार बताया, परंतु यह अनुचित है। चार्टर इस प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है। चार्टर के अनुच्छेद 51 में व्यक्तिगत तथा सामूहिक आत्मरक्षा का प्रावधान है। सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि पीड़ित राज्य जिसके विरुद्ध सशस्त्र अतिक्रमण हुआ है इस प्रकार पीड़ित राज्य द्वारा प्रार्थना करे। इस प्रकार पीड़ित राज्य द्वारा प्रार्थना उसके द्वारा अपने विरुद्ध अतिक्रमण किए जाने की घोषणा के अंतर्गत शर्त या आवश्यक तत्व है। तो ये हो गया हमारा एक आधार आत्मरक्षा वाला। और इसके बाद में दूसरा है मानवता के आधार पर हस्तक्षेप, एक है सामूहिक हस्तक्षेप और एक है गृह युद्ध में हस्तक्षेप। तो इनकी बातें, इन पर चर्चा हम हमारा जो अगला भाग होगा उसमें करेंगे। हालांकि मैं एक चीज़ और आपसे चर्चा करूं कि एक निष्कर्ष रूप की हम बात करें तो आत्मरक्षा का अधिकार जो कि बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था आज भी एक वैध अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत भी राज्यों को इस आधार पर हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान किया गया है, परंतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के
अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कोई राज्य तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उस पर स्वयं आक्रमण हुआ हो। इसके अतिरिक्त भी सुरक्षा परिषद को इस विषय में काफ़ी अधिकार प्रदान किए गए हैं। चार्टर 51 के अंतर्गत आत्मरक्षा का अधिकार एक सीमित अधिकार है, ये ध्यान रखने वाली बात है।